वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 7। डिनर के बाद ब्लू रोज से मिलने गई। रोज ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है या उन्हें कुछ चाहिए। प्रिंसेस ने सीधे कहा कि उन्हें थोड़ी मदद चाहिए। रोज ने तुरंत पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या बिस्तर आरामदायक नहीं लग रहा? लेकिन प्रिंसेस ने बताया कि रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्हें चोट के निशान के लिए कोई दवा चाहिए। रोज ने बताया कि फर्स्ट एड किट में ऐसी दवा है और वो निकाल देती है। फिर उसने पूछा कि क्या मिस ब्लू को चोट लगी है। प्रिंसेस ने बताया कि वो ठीक है, पर वेयो को उनकी वजह से चोट लग गई है। कैथरीन चुपचाप रोज के पीछे चल रही थी। उन्हें ये जानकर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि रोज घर की मालकिन की वाइफ है और वो दोनों एक कपल है। मैडलिन भले ही थाईलैंड जितना बड़ा ना हो, लेकिन वहाँ जेंडर डाइवर्सिटी को स्वीकार किया जाता है और सेम सेक्स मैरिज कानूनी रूप से अलाउ की गई है। रोज ने फिर कहा कि शायद वो मिस वेयो की गर्दन पर जो निशान है उसी की बात कर रही है। उसने आते ही वो ब्रूज देख लिया था जो काफी पेनफुल लग रहा था। फिर उसने कैथरीन को एक दवा दी और समझाया कि इसे सुबह और रात को हल्का सा लगाना है। 2-3 दिन में ब्रूज हल्का हो जाएगा और शायद एक हफ्ते में पूरा गायब भी हो जाए। कैथरीन ने उन्हें थैंक्स कहा और एक नजर उस नए दोस्त की तरफ डाली जिससे पहली ही मुलाकात में उसका एक कनेक्शन बन गया था। उसे ये मानना पड़ा कि वेयो का परिवार बहुत ही प्यारा और वेलकमिंग है। अगर वो लोग कोल्ड हार्टेड होते तो इतनी बड़ी रिस्क लेकर उन्हें कभी अपने घर में ना रुकने देते। अब कैथरीन सोच रही थी कि क्या इतनी रात को वेयो को डिस्टर्ब करना सही होगा। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे। वेयो वैसे भी बहुत थकी हुई थी और ऊपर से पिछली रात हाइडआउट पर हुए हमले के बाद वो घायल भी थी। क्रिमिनल्स से मोटरसाइकिल पर बच निकलने के बाद उन्होंने बाइक छोड़ दी थी और प्री डिसाइडेड स्पॉट से आए फार्म की ट्रक से आगे का सफर तय किया था। रात भर सफर करके वे लोग सुबह तक चांग राय पहुंचे थे। कैथरीन वेयो के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और नॉक करने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसे लगा शायद दवा सुबह देना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन उसी पल दरवाजा खुला और दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। वेयो ने थोड़ी हैरानी से पूछा कि मिस ब्लू यहाँ क्या कर रही है। प्रिंसेस ने जल्दी से बताया कि वो ये देने आई है और फिर उन्होंने वेयो को वो ट्यूब पकड़ा दी। तब वेयो को एहसास हुआ कि अटैकर की पकड़ से बने निशान शायद उतने हल्के नहीं थे जितना वो सोच रही थी। प्रिंसेस जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वेयो ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वो भी उन्हें ही ढूंढने आ रही थी। प्रिंसेस ने पूछा कि कोई अर्जेंट बात है या उन्हें अभी यहाँ से निकलना है। वेयो ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो प्लान के बारे में बात करना चाहती थी। आगे क्या करना है ये तय करना जरूरी है। प्रिंसेस ने हामी भरी और पूछा कि कहाँ बात करें, उनके रूम में या वेयो के। वेयो ने कहा कि यहीं ठीक रहेगा क्योंकि ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो दरवाजे से हट गई और कैथरीन को अंदर आने दिया। दरवाजा बंद करने के बाद वेयो उसके पास आई ताकि बात प्राइवेट रह सके, क्योंकि अभी पीडिन और रोज को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए था। जब प्रिंसेस ने पूछा कि प्लान क्या है, तो वेयो ने बताया कि अभी कोई फाइनल प्लान नहीं है, लेकिन वो जानना चाहती थी कि क्या मैडलिन में थाईलैंड की कोई एम्बेसी है। प्रिंसेस ने समझाया कि नहीं, और वैसे ही थाईलैंड में भी मैडलिन की कोई एम्बेसी नहीं है। दरअसल उनका विजिट भी इसी टॉपिक पर था ताकि दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत किया जा सके। वेयो ने अफसोस जताया कि काश मैडलिन में थाईलैंड की एम्बेसी होती तो मिस ब्लू का मैसेज उनके किंग तक पहुंचाना आसान हो जाता। प्रिंसेस ने बताया कि उनके पास एक्चुअली एक रास्ता है जिससे वो अपने पिता से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है, वो भी ग्रेस को पता चले बिना। वेयो ने तुरंत कहा कि फिर उसी रास्ते का इस्तेमाल कीजिए। अगर किंग मैडलिन को पता चलेगा कि उनकी प्रिंसेस पर हमला हुआ है तो वो जरूर रिबेल्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। कैथरीन ने धीरे से न में सिर हिलाया। प्लान अच्छा था, लेकिन उसे पता था कि प्रैक्टिकली इसे यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा था। प्रिंसेस ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि हेनरी के पापा एंटोनी भी इस साजिश में शामिल है या नहीं। मान लो अगर वो ग्रेस और हेनरी से ये बात छुपा भी लें कि उन्होंने अपने पिता से संपर्क किया है, तब भी एंटोनी को ये जरूर पता चल जाएगा। और अगर एंटोनी भी रिबल्स के साथ मिला हुआ है तो उनके पिता और भाई दोनों बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। वेओ ने प्रिंसेस को समझाया कि सिचुएशन उनकी सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, बस अभी दिख नहीं रहा। प्रिंसेस ने जवाब दिया कि वो भी यही उम्मीद करती है और चाहती है कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए ताकि सब लोग सेफ रहें। वेयो ने फिर उन्हें याद दिलाया कि फिलहाल मिस ब्लू को आराम करना चाहिए क्योंकि वो लगभग एक दिन से बिना सोए हैं। प्रिंसेस ने जाते जाते वेयो को याद दिलाया कि वो दवा लगाना न भूले। वेयो ने कहा कि अभी लगाती हूँ,
वरना अगर नींद आ गई तो फिर मॉर्निंग तक ब्रूज वैसे ही रह जाएगा। उसने ट्यूब का कैप खोला, लेकिन उसे एक परेशानी हुई। उसे ठीक से दिख नहीं रहा था कि ब्रूज उसकी नेक पर एग्जैक्टली कहाँ है। कमरे में कोई मिरर भी नहीं था, तो उसने सोचा कि क्रीम बस आसपास ही लगा देती हूँ। तभी कैथरीन ने उसके हाथ से ट्यूब ले ली। प्रिंसेस ने सॉफ्टली कहा कि अगर पॉसिबल हो तो उनकी वजह से खुद को और तकलीफ न दे। वेयो ने तुरंत जवाब दिया कि वो ये प्रॉमिस नहीं कर सकती। प्रिंसेस ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, वेयो उनकी बात सीरियसली ले। लेकिन वेयो ने कामली और लॉजिकली समझाया कि उसे बात पूरी करने दी जाए। उसने कहा कि वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि सिचुएशंस अनप्रिडिक्टेबल है। चाहे कोई कितना भी केयरफुल हो, अगर फाइट हुई तो किसी को चोट लगना ऑलमोस्ट तय होता है। वेयो को इस बात की सच में कद्र थी कि प्रिंसेस कैथरीन उसके लिए इतनी कंसर्न है। खुद अपने हाथों से दवा लगाना ये दिखाता था कि उन्हें उसकी कितनी परवाह है। वेयो थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, पर एक वादा है जो मैं पूरे यकीन से कर सकती हूँ। प्रिंसेस ने पूछा, वो क्या है? तो वेयो ने बिना झिझक पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, सिर से पांव तक मैं अपनी जान देकर भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी। सीन चेंज होता है। ग्रेस ने हेनरी से पूछा कि क्या मिस ब्लू के बारे में कोई अपडेट मिली। हेनरी ने थककर जवाब दिया कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। ग्रेस की आंखों में बेचैनी थी और उसने सोचा कि अगर असली मिस ब्लू अब भी जिंदा है तो उनके पूरे प्लान पर खतरा मंडरा रहा है। हेलेना, यानी कि नकली प्रिंसेस ने घबराई हुई आवाज में कहा, अगर ऐसा हुआ तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ग्रेस ने एक ठंडी मुस्कान के साथ भरोसे से कहा कि सब इतना आसान नहीं है। अगर मिस ब्लू सच में भाग गई है तो भी वो ज्यादा देर तक नहीं बचेगी, क्योंकि हमने पहले ही हर रास्ता बंद कर रखा है। ग्रेस इस मिशन को बहुत गहराई से चला रही थी। वो खुद रॉयल ब्लड से नहीं थी, लेकिन सालों से मेडलिन की गद्दी पर कब्जा करने की साजिश कर रही थी। उसके पास कोई बड़ा नाम या रुतबा नहीं था, लेकिन उसे रॉयल परिवार का भरोसा हासिल था, और वही उसका सबसे बड़ा हथियार था। ग्रेस ने हेलिना से कहा, किंग आर्थर को कभी पता नहीं चलेगा कि वो असली मिस ब्लू नहीं है। दरअसल हेलिना तो एक क्रिमिनल थी, जिसे सालों पहले मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन ग्रेस ने तब उसे किसी तरह बचा लिया था। अब उसकी आइडेंटिटी मैडलिन के रिकॉर्ड से पूरी तरह मिट चुकी थी, और जब कोई इंसान ऑफिशियली एग्जिस्ट ही ना करता हो तो उसे कोई ढूंढेगा कैसे? इसलिए प्रिंसेस की जगह लेना हेलेना के लिए और भी आसान बन गया था। लेकिन हेनरी ने साफ कहा कि वो हेलेना की तरह नहीं है। उसने ग्रेस को याद दिलाया कि उसके पिता किंग आर्थर के सबसे ट्रस्टेड सेक्रेटरी हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि हेनरी किंगडम के खिलाफ साजिश में शामिल है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। ग्रेस ने हेनरी की बात काटते हुए उसे भरोसा दिलाया कि उसके पापा को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। उसने कहा कि बहुत जल्द हेलेना उस सिंहासन पर बैठेगी और हेनरी रॉयल सेक्रेटरी बनेगा। ग्रेस ने उसे समझाया कि उसे अपने पिता के साय से बाहर निकलने की आजादी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, मैडलिन उनका होगा। ग्रेस को बखूबी पता था कि किससे कब और कैसे मैनिपुलेट करना है। हेलेना, जिसे उसने कभी मौत के मुंह से निकाला था, अब पूरी तरह उसकी वफादार बन चुकी थी, और हेनरी भी ग्रेस के प्यार और बड़े बड़े वादों के जाल में ऐसा फंसा कि बिना किसी हिचक के अपनी वफादारी उसके नाम कर दी, चाहे इसके लिए उसे असली वारिस यानी प्रिंसेस ब्लू से गद्दारी ही क्यों न करनी पड़े। ग्रेस ने धीरे से लेकिन बेहद ठंडे लहजे में कहा कि जो भी उनके रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। हेनरी ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा। कुछ घंटे बाद हेनरी एक पुराने सुनसान इंडस्ट्रियल गोदाम में पहुंचा, वही जगह जहां उस गिरोह का ठिकाना था जिसे प्रिंसेस को मारने का मिशन सौंपा गया था। वहां चारों तरफ अंधेरा था, लोग छिपकर बैठे थे, लेकिन हेनरी निडर और अकेला पहुंचा। उसे देखते ही गिरोह का लीडर घुटनों पर गिर पड़ा और घबराकर बोला, सर, गलती हो गई, लेकिन ये मेरी नहीं, खेम की गलती थी। प्रिंसेस की निगरानी उसी के जिम्मे थी, और उसी की लापरवाही की वजह से प्रिंसेस भाग निकली। हेनरी ने उसकी तरफ घूरते हुए पूछा, खेम कौन है? जैसे ही खेम सामने आया, हेनरी ने बिना एक शब्द कहे गन निकाली और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा कि उसके मिशन में गलती की कोई माफी नहीं है, और फिर उसकी बंदूक लीडर की ओर घूम गई। लीडर गिड़गिड़ा उठा कि उसे एक आखिरी मौका दे दिया जाए, इस बार वो फ्री में काम करेगा। उसने सफाई दी कि अगर वो पुलिस वुमन बीच में न आती तो काम उसी दिन पूरा हो गया होता। हेनरी ने रुक कर पूछा,
कौन पुलिस वुमन? लीडर ने डरते हुए जवाब दिया, थाईलैंड पुलिस की सेकंड लेफ्टिनेंट। उसी ने प्रिंसेस को बचाया था। ये सुनकर हेनरी का दिमाग ठनका। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। प्रिंसेस ब्लू जिस रात गायब हुई उस रात वेयो भी लापता थी। हेनरी ने बंदूक नीचे की, लेकिन उसके लहजे में अब भी कोई रहम नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो, दोनों को खत्म कर दो। लीडर ने कांपते हुए सिर हिलाया और कहा कि इस बार वो अपनी जान की कसम खाकर कहता है, वो फेल नहीं होगा। हेनरी ने आखिरी चेतावनी दी कि उसे प्रिंसेस और उस पुलिस वुमन की लाशें जल्द से जल्द चाहिए, वरना अगली लाश उसकी होगी। सीन चेंज होता है। सुबह सुबह पीडिन ने वेयो को अपने ऑफिस में बुलाया। वेयो ने जल्दी ही नोटिस किया कि आज पीडिन कुछ ज्यादा ही सीरियस और वरीड लग रही थी। उसने हल्के अंदाज में पूछा कि कुछ हुआ है क्या। पीडिन ने बताया कि वेयो के फादर ने उसे कॉल किया था और वो वेयो से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते थे। वेयो को तुरंत चिंता हुई कि कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि वो चांग राय में है। उसने धीरे से पूछा, क्या उन्हें शक हो गया है कि मैं यहाँ हूँ? पीडिन ने बताया कि शायद उन्हें पहले से ही पता था कि तुम यहाँ आने वाली हो। उसने डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन उसे लग रहा था कि वेयो के फादर को सब मालूम है। वेयो ने घबराकर पूछा, क्या उन्होंने मुझे वापस ले जाने को कहा है? मगर पीडिन ने बताया कि बात उससे भी ज्यादा सीरियस है। उसके फादर ने कहा था कि वेयो को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उसने अपने सुपीरियर्स के डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं माने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट किया। अगर वेयो जल्द वापस जाकर सिचुएशन क्लियर नहीं करती या इन्वेस्टिगेशन फेस नहीं करती, तो उसे पुलिस फोर्स से निकाला जा सकता है। लेकिन वेयो इस खबर से शॉक में नहीं थी। उसे पहले से अंदाजा था कि पुलिस डायरेक्टर मैडलिन के एलाइज के साथ मिला हुआ है। या तो किसी ने उसे ब्राइब दी थी, या फिर वो डर गया था कि वेयो वापस आकर सबकी सच्चाई एक्सपोज न कर दे। इसलिए उस पर झूठे इन्वेस्टिगेशन चार्जेस लगाए गए थे। वेयो ने कामली कहा कि अब वो वापस नहीं जा सकती। ये सुनकर पीडिन थोड़ी हैरान हुई और पूछा कि क्या वो ब्लू की मदद करने के लिए अपनी पूरी पुलिस करियर को सैक्रिफाइस करने को तैयार है। वेयो ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। पीडिन ने समझाते हुए कहा कि उसे अपने फादर से हेल्प मांगनी चाहिए। वो खुद भी उसके सपोर्ट में बात कर सकती है, लेकिन वेयो को ये सब अकेले हैंडल नहीं करना चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि वेयो अपनी जान को ऐसे रिस्क में डाले। वेयो ने जवाब दिया कि पहले वो खुद कोशिश करना चाहती है। उसे डर था कि उसके डिसीजंस कहीं उसके पिता के बनाए हुए फ्यूचर या पूरे परिवार के लिए ट्रबल न बन जाए। वो नहीं चाहती थी कि उसके एक्शंस का बर्डन किसी और पर पड़े। वेयो, जो अपने पिता की नज़रों में एक जिद्दी और रिबेलियस बेटी थी, अंदर से उन्हें बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करती थी। उसे अपनी माँ और सिबलिंग से भी गहरा लगाव था। वो नहीं चाहती थी कि उसका कोई भी फैमिली मेंबर मैडलिन के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे। वो बस अपने परिवार और प्रिंसेस दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब पीडिन को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि वेयो शायद ब्लू को पसंद करती है। उसने हल्के अंदाज में कहा कि जो वो कहने जा रही है शायद थोड़ा क्रूल लगे, लेकिन वेयो ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा कि वो जानती है पीडिन क्या कहना चाहती है। और हाँ, वो दोनों ही जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। पीडिन ने सॉफ्टली कहा कि वो नहीं चाहती कि वेयो अपनी फीलिंग्स को दबाए। वो चाहती थी कि उसे भी उसका सच्चा प्यार मिले, कोई ऐसा पार्टनर जो उसके लिए सही हो। लेकिन साथ ही उसे रियलिटी याद दिलाना जरूरी था। उसे अपने दिल में ऐसे इंसान के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी चाहिए जिसे वो कभी पा नहीं सकती। वेयो ने कामली कहा कि बिना किसी के कहे भी उसे हमेशा से पता है कि उसकी जगह कहाँ है। पीडिन का इस मैटर पर डायरेक्टली बात करना वेयो के लिए एक तरह का रिलीफ था, क्योंकि अब वो अपने दिल की बात ऑनेस्टली किसी से शेयर कर सकती थी। उसने बताया कि प्रिंसेस से पहली बार मिलने के दिन से ही उसने खुद को समझा लिया था कि कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती हैं। पहली नजर के उसी पल से वो जानती थी, और हर एक दिन उसने खुद को ये याद दिलाया। उसने सॉफ्टली कहा कि उसे डिसअपॉइंटमेंट से नफरत है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा ट्रू लव में बिलीव करती है। वो भी किसी खास इंसान को पाना चाहती है, जैसे पीडिन को रोज मिली और एपो को लाडा। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक विशफुल सॉफ्टनेस थी। पीडिन ने प्यार से कहा कि वो सब समझती है और दिल से दुआ करती है कि एक दिन वेयो को भी उसका सच्चा प्यार मिले। वेयो ने धीरे से कहा कि वो कभी ब्लू से प्यार नहीं करेगी, कभी उस इंसान के लिए फीलिंग्स नहीं रखेगी जो उसे नहीं मिल सकता।
उसके लिए ये सब सिर्फ एक ड्यूटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वो एक आम लड़की है, जिसे अपने ही सोशल क्लास में किसी के साथ होना चाहिए। शायद जब ये मिशन खत्म होगा और कैथरीन वापस मैडलिन चली जाएगी, तब वेयो को भी वो प्यार ढूंढने का मौका मिलेगा, जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। क्योंकि ऐसा सिर्फ फेरी टेल्स में होता है, जहाँ एक बॉडीगार्ड और एक प्रिंसेस के बीच प्यार मुमकिन होता हो।